जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो हिसाब किताब ये है कि काफ़ी देर हो गया वीडियो बनाए हुए। तो ये जीएम भाई की जो वीडियो है उसका लास्ट पार्ट है। इसके अंदर एसओपी, एलओएम, पीएस और ईमेल का ये प्रोसेस वगैरह बताएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं आपको इस वीडियो के बाद। उम्मीद है कि ये लास्ट वीडियो है इनकी और आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आज हमारा तीसरा सेशन है इस सीरीज़ का स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड के हवाले से। तो तीसरा सेशन जो था वो हमारा है आज एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन राइटिंग और ईमेलिंग टू प्रोफेसर के हवाले से। तो थोड़ी देर ज़रा ऑडियंस का वेट कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, आ रहे हैं लोग, थोड़ा और वेट कर लें ज़रा। आज असल में काफ़ी लोगों से कहा हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखी जाए, एसओपी कैसे लिखी जाए, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए, लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखा जाए या क्या लिखा जाए उसके अंदर। तो उस हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आई गेस बाकी जितने भी सेशंस थे उन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट सेशन तो फिर यही होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें ताकि मज़ीद कुछ लोग आ जाएं, तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन प्रॉपरली, ताकि लोगों के जो फिर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो साथ साथ फिर मैं आंसर करता रहूँगा। ओके, आ रहे हैं लोग। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरे अपने ही दोस्त वगैरह होंगे। ओके, आई गेस चलें स्टार्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो चले मैं अपना दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, जो कि पहले भी कुछ सेशंस के अंदर करवाया मैंने ऑलरेडी। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और यूटी लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मेरा सेशन था 2014 से लेकर 2018 तक। और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की है पाकिस्तान में, सीसीएल फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके अंदर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। और उसके बाद फिर मेरी इरास्मस स्कॉलरशिप हो गई थी, तो मैं आज कल इरास्मस स्कॉलरशिप पे पढ़ने आया हूँ इधर यूरोप में, फोटोनिक्स इंजीनियरिंग। तो पहले 2 सेशन जो हमारे हुए थे, सबसे पहला जो सेशन था हमारा वो तो सिंपली था स्कॉलरशिप्स वगैरह के रिलेटेड, के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स ढूंढी कैसे जाएं और उनके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उनके लिए चाहिए होंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेशन था वो था हमारा बेसिकली आइल्ट्स के बारे में और सीवी राइटिंग के बारे में, क्योंकि मेनली यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों का तो सवाल यही होता है कि यार आइल्ट्स के बगैर कोई स्कॉलरशिप हमें मिल जाए या फिर कोई इस तरह बताएं स्कॉलरशिप्स वगैरह क्या हम आइल्ट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो वाला सेशन पहले कर लिया जाए, इसलिए आइल्ट्स के बारे में पहले सेशन हो गया। और सीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ना सिर्फ जॉब के लिए बल्कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सीवी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए सेकंड सेशन जो था हमारा उसके अंदर हमने सीवी राइटिंग के बारे में भी बात की थी। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ये पहला सेशन देख रहे हैं और पहले 2 सेशन नहीं देखे, तो इसी पेज के ऊपर आपको पहले 2 सेशंस भी मिल जाएंगे। तो मेरी लाइव वीडियोस थी वो भी, उनमें आप जाके देख सकते हैं वो वाली वीडियोस, और काफ़ी लंबी डिस्कशन वगैरह हुई हैं। आई होप कि आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन ये वाला सेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बारे में। और आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। अदर दैन यानी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल तो मैटर करती है, लेकिन ये वो चीज़ होती है जो कि आपको बेसिकली नीचे से उठा के ऊपर ले आती है। वेलकम फैसल भाई, एंड वेलकम साकिब जमील भाई।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट या लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी, ये है क्या चीज़। आलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है इन चीज़ों के अंदर। तो मैं एक जनरल डिस्कशन करूंगा आज, जो कि आलमोस्ट सभी के अंदर आपकी वो फिट हो रही होगी ये सारी चीज़ें वगैरह, ठीक है। जब भी आप मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, मोस्टली आपको वो कह रहे होते हैं कि अच्छा अपनी कोई पर्सनल स्टेटमेंट हमें लिख के दें या फिर हमें लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख के दें, जो कि अराउंड अबाउट 1000 वर्ड्स का होता है, ठीक है। या तो उन्होंने यूजुअली खुद से लिमिट डिफाइन की हुई होती है, अगर उन्होंने लिमिट डिफाइन ना की हो तो फिर क्या उसे कहते हैं, आपको वो खुद चाहिए होता है कि आप अपनी एक लिमिट रखें, उसके अंदर आपने अपनी सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती हैं। तो वो लिमिट जो है वो ऑलमोस्ट आपने 1000 वर्ड्स की रखनी होती है, इससे ज़्यादा जाना मुनासिब नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं 1000 वर्ड से भी कम रखें। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम, यानी इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी लिखनी है हमने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, किस तरीके से यानी इसको किया जाए। अच्छा, आकिब खान चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स बताएं प्लीज़। आकिब खान, मैंने अभी शुरू में बताया कि हमारे पास बेसिकली मैंने पहले 2 सेशंस किए थे, तो उनकी वीडियोस लाइव इसी पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो आप वो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में। आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली है हमारा राइटिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन या राइटिंग पर्सनल स्टेटमेंट। तो इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हुए तो साथ साथ आप पूछते जाइएगा, मैं उनके जवाब देता जाऊँगा आपको। अच्छा, बेसिकली बहुत से लोग, कुछ लोग होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, यानी वो ले रहे होते हैं सिंपल एज जिस तरीके से हमने दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, इसी तरीके से बस एक स्टेटमेंट हमने लिख के देनी होती है कोई बस कि अच्छा हाँ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ों के अंदर, ये वो, और बस उसको लाइट लेके चढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो आपको यहाँ से यहाँ पे ले आती है, ठीक है। और यही पर्सनल स्टेटमेंट वो चीज़ होती है, अगर आपकी बाकी चीज़ें अगरचे आपको क्या उसे कहते हैं प्रॉपर्ली कंपनसेट ना कर रही हो, लेकिन ये वो वाली चीज़ होती है जो कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ भी ले जा सकती है, ठीक है। आपकी इवन जीपीए भी अगर आपकी कम है तो भी ये चीज़ आपको काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती है। शुक्रिया मुस्तनसर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सेशन पूरा देखिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे साथ साथ मैं आंसर करता रहूँगा आपको। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है, हमारे अक्सर दोस्तों से मेरी जिनसे भी बात हुई है वो ये कह रहे होते हैं कि यार हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, क्योंकि बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट या लेटर ऑफ मोटिवेशन है ही वो चीज़ कि यानी आपने खुद से लिख के देनी होती है कि यानी कि आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। और भी इसकी चीज़ें वगैरह हैं जो कि मैं बताता हूँ बाद में। तो बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि यार ये इंग्लिश में होती है तो हमारी इंग्लिश तो कितनी अच्छी नहीं है, या फिर वैसे ही वो एक किस्म का घबरा रहे होते हैं कि यार पता नहीं लिखना पड़ जाएगा तो मुझसे तो नहीं इतनी अच्छी लिखी जाएगी तो मैं इस वजह से रह जाऊंगा, ये वो। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मैं अपनी बता देता हूँ आपको, मेरी अपनी भी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं उर्दू के पंजाबी मीडियम कह लें स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ। तो लेकिन ये है कि मेन जो चीज़ होती है वो आपका कंटेंट होता है कि आपने कंटेंट क्या बीच में डाला है, आपकी वो वोकेबलरी वहाँ देखने के लिए नहीं बैठे हुए, ठीक है। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश मैटर करती है कि आपने अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ है या कैसी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी ये नहीं है कि अच्छा आपकी ग्रामर की गलतियाँ हो रही हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि वो ये भी नहीं देखते कि अच्छा आपका कोई इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम वगैरह भी नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मेन चीज़ आती है कंटेंट की तरफ, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेन आप लोगों का फोकस होना चाहिए कंटेंट के ऊपर। ओके, तो बेसिकली अब आते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी लिखी क्यों जाती है। ओके, सो लेट्स से मैं किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, यानी लेट्स से अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, 10 के 10 बंदों की सीवी दे दी है उन्होंने, ठीक है। अब 10 बंदों की सीवी के अंदर मटेरियल भी उन्हें सेम मिल रहा है, लेकिन वो जानना चाह रहे हैं कि हाँ भी इन 10 बंदों में से हम ये जो 2-3 बंदे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। हर बंदे को नहीं वो मौका देना चाह रहे होते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बताए, कि वो बताए कि यानी मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। किसी और को, मतलब ये नहीं कि किसी और को क्यों नहीं सिलेक्ट किया जाए, यानी मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, मैं क्यों समझता हूँ कि मैं सभी से बेहतर हूँ, ठीक है। तो वो एक किस्म का आपको मौका दे रहे होते हैं कि आप अपने आप को खुल के प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हो, वहाँ पे कंपटीशन इवन जॉब से भी ज़्यादा होता है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि आपने अपने आप को वहाँ पे दूसरों से अलग करके शो करना होता है, आपने बताना होता है कि जनाब मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, या मैं क्यों स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्ट वर्ड्स के अंदर आपने बताना होता है, सही है। तो अच्छा, ये तो चीज़ होगी कि राइट इट इवन इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू राइट, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले इंग्लिश के बारे में बात की, वैसे ही नेक्स्ट एक और चीज़ के बारे में बात कर देता हूँ। वो ये है कि समटाइम लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि यार मैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करूँ।
मटेरियल तो मैं आगे बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पुट करनी है, लेकिन फिर भी समटाइम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार पता नहीं है किस तरीके से स्टार्ट करूँ, क्या लिखूँ, किस तरीके से लिखूँ। उनके लिए भी ये चीज़ है कि इसको लिखना एटलीस्ट स्टार्ट करें, ठीक है। जो जहन में आता है लिखें, कोई टेंशन नहीं है। ट्राई ये करें, पहले नंबर पे शर्त ये है कि आपके पास खुला टाइम मौजूद हो। ये नहीं है कि अच्छा कल डेडलाइन और आज मैं बैठ के पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ट्राई ये करें कि आपके पास खुला टाइम हो, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी शुरू करें। जो आपके पास है, जो आपके जहन में है, जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं उनको लिखें, ठीक है। किसी कागज़ के ऊपर लिखें, कोई रजिस्टर ले लें, उसके अंदर एक प्रॉपर सेक्शन बना लें, उसके अंदर आपके माइंड के अंदर जो आ रहा है वो चीज़ें नोट डाउन करनी शुरू कर दें कि हाँ यार मैं ये चीज़ इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं ये वाली चीज़ इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बैठ के लिखना शुरू करें, जो जहन में आता है जिस तरीके से आता है लिखें, ठीक है। जब आपने एक मरतबा लिख ली, फिर आपको साथ साथ आपका खुद माइंड उसको प्रोसेस करता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि यार नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये चीज़ निकाल के ये चीज़ डालनी चाहिए, ये चीज़ निकाल के ये वाली चीज़ डालनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करें। जब आप एक मरतबा लिखना शुरू करेंगे तो आगे फ्लो भी बनता जाएगा और स्टेटमेंट भी आप लिख पाएंगे। अनस जमील, प्लीज़ शेयर SOP सैम्पल इफ़ पॉसिबल। अच्छा सर, सबसे पहले नंबर पे तो ये चीज़ मैं बता दूँ, वो ये है कि हमारे बहुत से लोग इस चीज़ की गलती कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पे मैंने भी जब स्टार्ट पे ये काम शुरू किया था तो मैं भी ये चीज़ गलती करता होता था कि जब भी सीनियर से किसी से बात होती थी तो पहले नंबर पर उन्हें ये कहते थे कि यार काइंडली आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है किस तरीके से लिखनी है, या फिर क्या उसे कहते हैं मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से होती है। तो ये चीज़ हरगिज़ मत कीजिएगा। सिंपल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ लोग तो वैसे भी सीनियर इसलिए नहीं शेयर कर रहे होते क्योंकि जूनियर वगैरह जो होते हैं वो छापा लगा देते हैं, सिंपल सी जो बात है, अपना काम अपनी इनपुट देने की बजाय। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी जो होती है वो मर जाती है, ठीक है। जो चीज़ आपने अपनी खुद से लिखी होगी वो बेस्ट होगी। मैं अभी आपको नेक्स्ट जो चीज़ें बताऊंगा या जो मैं आपके पैटर्न दूंगा उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट या लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने से पहले कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको पहले खुद से सोचनी है, ठीक है। उन चीज़ों के अंदर आते हैं कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, वाई दिस प्रोग्राम, मैं इसी प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ऐसे तो नहीं है ना कि बस 10-12 प्रोग्राम है तो मैंने एक ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखी है, 10-12 प्रोग्राम के अंदर चढ़ा दिया है। इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। इसलिए आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं पहले आपको सोचना है कि यार मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ तो क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सोचें वाई दिस प्रोग्राम, ठीक है। वाई दिस फील्ड, मैं इसी फील्ड के अंदर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। वाई दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और भी बहुत सी हो सकती है, मैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। रीज़न आपके पास अपनी हो सकती हैं कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई और प्रोग्राम ना मिल रहा हो, या हो सकता है कि आपको कोई और यूनिवर्सिटी अच्छी ना मिली, या हो सकता है कि वही यूनिवर्सिटी वो जो हो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करी, इसके अलावा कोई और ना कर रही हो। लेकिन नहीं, आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से शो करना है कि हाँ भाई मैंने तैयारी ही इस यूनिवर्सिटी के लिए की हुई है, मैंने तैयारी ही इस प्रोग्राम के लिए की हुई है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब भी आप अप्लाई करें तो इस तरह की चीज़ों को पहले नंबर पे आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर लिखना शुरू कर देना कि दिस इज़ द ओनली प्रोग्राम आई एम अप्लाइंग फॉर, या फिर कुछ इस तरह की चीज़। मतलब क्या इसका ये है कि आपने इनडायरेक्टली उनको बताना है कि आपने वाकई इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की हुई है और आपने इस प्रोग्राम के लिए प्रॉपर तैयारी करके फिर आपने अप्लाई किया। उसके बाद यानी आपने फील्ड वगैरह होगी तो उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट आपके करियर प्लान्स क्या हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जहाँ कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, इवन जॉब होगी या फिर स्कॉलरशिप होगी, वो सिंपल ये नहीं देखना चाह रहे होते कि अच्छा बंदा सिर्फ इस फील्ड के अंदर आने के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। वो बंदे की लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखना चाह रहे होते हैं कि अच्छा आपके इस फील्ड में आने के बाद, इस प्रोग्राम में आने के बाद आपके नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं। तो करियर प्लान्स के बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, व्हाट हैव यू डन सो फार रिलेटेड टू दिस फील्ड। जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले आपने सोचना है अच्छा मैं इसमें प्रोग्राम में अप्लाई तो कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी मैं नेक्स्ट मास्टर्स भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मास्टर्स के अंदर मुझे कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड चूज़ करना होगी, ठीक है। तो मुझे फिर वहाँ पे क्या उसे कहते हैं बताना पड़ेगा या पहले सोचना पड़ेगा कि यार मैंने इस प्रोग्राम के बारे में क्या प्रिपरेशन की हुई है। अगर तो मैंने मैकेनिकल की थी, मैकेनिकल में ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ नेक्स्ट, तो डेफिनेट सी बात है मैंने ऑलरेडी चीज़ें वगैरह की हुई होंगी, तो मुझे इस चीज़ को ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, आगे आप क्या उसे कहते हैं किसी
कैसे कह सकते हैं, यानी फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से उस प्रोग्राम के लिए तैयारी ऑलरेडी की हुई है या क्या कुछ आपने किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं राइट इन अ फ्लो। ओके, राइट इन अ फ्लो बेसिकली कोई भी आप चीज़ लिख लें सॉरी असल में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। कोई भी चीज़ आप लिख लें, इवन आप अगर आइल्स के अंदर जाके लिख रहे हैं, किसी जगह पे भी कुछ भी आपको राइटिंग टास्क जहाँ पे आता है ना, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो भी चीज़ लिखनी होती है उसको इस अंदाज से लिखना होता है कि जो बंदा पढ़ रहा है ना उसके जहन में बैठती जाए वो साथ साथ चीज़। ये ना हो कि आपने पहले बात की है जनाब मशरिक की और आप दूसरे पैराग्राफ में डायरेक्ट मगरिब पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना, चीज़ों को इस तरीके से लिखना है कि चीज़ों का आपस में कनेक्शन बन रहा हो, चीज़ों का एक नेचुरल फ्लो बन रहा हो। जो बंदा पढ़ रहा है उसको शुरू से पढ़े तो उसके जहन में चीज़ें साथ साथ बैठती जाएं साथ साथ, ठीक है, ताकि वो सेकंड पे उसको पता हो पीछे क्या बात हो रही थी, पीछे वाली बात का नेक्स्ट वाली बात से कनेक्शन बन रहा हो, उसका आगे वाली बात से कनेक्शन बन रहा हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर फ्लो के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये चीज़ भी करते हैं कि वो पर्सनल स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख रहे होते हैं जिस तरीके से वो एक किस्म का रिसर्च, सॉरी नॉट रिसर्च, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं कोई, ठीक है, या फेसबुक के लिए एक बड़ी फैंसी सी पोस्ट लिख रहे हैं। यानी आपको लेट से कहा गया कि यार यानी अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर कहा गया कि हाँ यार आप इस फील्ड के अंदर क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर लिखना शुरू करते हैं और फिर आप बस उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर ही लिख देते हैं सारे का सारा, उसकी पता नहीं नेट से उठा के यहाँ से वहाँ से या उसके बारे में जो भी जहन में है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल, फेसबुक पोस्ट, इस तरह की चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, आप एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे हैं। तो इसके लिए राइटिंग स्टाइल अलग होना चाहिए। और चलें नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर अब एक पैटर्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये वाली बताना चाहता हूँ पहले कि ये सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सारा, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैंने कुछ फेसबुक ग्रुप्स वगैरह जहाँ पे सीनियर्स वगैरह पोस्ट किया करते थे और कुछ गाइड्स वगैरह पढ़ी हैं तो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी चीज़ों में मेरे से एग्री करना है, मैं भी सिर्फ बेसिकली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे क्रेडिट्स मैं देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा दो चीज़ों को। एक देना चाहूँगा मैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप है हमारा फेसबुक के ऊपर एक पाकिस्तानियों का, और बहुत अच्छा काम करा, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा गाइड मिली है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बारे में और वैसे भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर अयाज को, डॉक्टर अयाज पाकिस्तानी ही हैं जो कि कर रहे हैं उधर अपना USA में उन्होंने की है, हार्वर्ड से उन्होंने पोस्ट डॉक वगैरह की और वहीं से उन्होंने USA में ही किसी यूनिवर्सिटी से PhD की है। तो उन्होंने एक गाइड लिखी हुई है पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के बारे में ना, या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के बारे में। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे या फेसबुक पे आप जो स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप है या इस तरह के किसी ग्रुप में सर्च करेंगे तो आपको वो गाइड इजीली मिल जाएगी, बहुत अच्छी गाइड लिखी हुई है, तो वो एक मतलब वो भी लाजमी तौर पे पढ़िएगा। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ है कि मैंने 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई किया था, मैंने दोनों प्रोग्राम्स के अंदर अपना ही स्ट्रक्चर फॉलो किया था, मैंने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया था, यानी जो कोई यानी अगर आपको नेट से मिल जाए या कोई और भी, तो मैं अपना स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों के ऊपर, आपने इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करें, किसी और को फॉलो करना है, किसी और को फॉलो करें, लेकिन मेन चीज़ें जो है, जो कंटेंट वगैरह होगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बेसिकली वही आगे सारी की सारी इस्तेमाल होती हैं जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पैटर्न मेरा कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहला जो पैराग्राफ मेरा होता है वो होता है सिर्फ 3 से 4 लाइनों का, यानी ओपनिंग जहाँ से हो रही होती है आपकी स्टेटमेंट की, ठीक है। 3 से 4 लाइनों का सिर्फ लिखें या 3 से 4 सेंटेंसेस का सिर्फ लिखें, ठीक है। उसको कहेंगे थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। आइल्स की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि वहाँ पे भी वो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, थीसिस स्टेटमेंट। तो बेसिकली होता ये है कि आपने पहला पैराग्राफ इस तरीके से लिखना होता है कि 3 से 4 लाइनों का, जिसमें आपने वो उर्दू में कहते हैं ना लुब्बे लबाब सारे का सारा बता देना आपने, कंक्लूजन नहीं, लुब्बे लबाब, यानी आपने बेसिकली एक इस तरीके से चीज़ को डेवलप करना है पहले पैराग्राफ को कि जो पढ़ने वाला है उसने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, उसको पढ़ते साथ ही अंदाज़ा हो जाए कि यार इस बंदे को वाकई इस चीज़ का पता है जिसके अंदर ये अप्लाई कर रहा है, वाकई इसकी इंपॉर्टेंस का पता है जिसके अंदर ये अप्लाई कर रहा है, और ये खुद क्या करना चाह रहा है, ठीक है। एक मरतबा उसके जहन में ये चीज़ बैठ गई, पहला पैराग्राफ उसने पढ़ा, उसके जहन में ये चीज़ आ गई, तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार इस बच्चे ने वाकई कोई काम किया हुआ है, इसने मेहनत करके ये लिखी हुई है, तो वो फिर नेक्स्ट भी पढ़ेगा आगे, प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। डेफिनेटली अगर आपने पहला पैराग्राफ अच्छा नहीं भी लिखा फिर भी वो नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक फर्स्ट पैराग्राफ को इस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट किया कि उसकी क्या से कहते हैं अटेंशन डेवलप होगी एक किस्म की, तो वो डेफिनेटली बड़े गौर से आपकी नेक्स्ट चीज़ें भी पढ़ेगा। क्योंकि देखें जब भी आप जॉब के लिए
अप्लाई करते हैं या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक एप्लीकेंट नहीं होता, हज़ारों के लिहाज से एप्लीकेंट होते हैं। तो फिर उनको इतनी ज़्यादा जब एप्लीकेशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप ऊपर भी आ सकते हैं और आप नीचे भी जा सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला आपका पैराग्राफ है 3 से 4 लाइनों का जो मैंने बताया थीसिस स्टेटमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये वो चीज़ है अगर आपने एक अच्छी लिख दी तो वो डेफिनेटली बंदा अगर 3-4 ऐसी पकड़ के बस पढ़ रहा है, चौथी आपकी आ गई और आपने पहला पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा हुआ तो वो डेफिनेटली कहेगा कि हाँ यार स्टूडेंट ने बाकी कुछ किया हुआ, तो नेक्स्ट मैं इसको गौर से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात हो गई। दोबारा से कंटेंट बता दूं पहले पैराग्राफ का, वो क्या है। आपने बेसिकली उसको अपनी पूरी स्टेटमेंट का एक लुबे-लुबाब बताना है। ठीक है, कि आप इस प्रोग्राम के अंदर क्यों अप्लाई करें, उसकी प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस के ऊपर एक आध बात करके आप इस प्रोग्राम के अंदर क्यों अप्लाई करें और उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, 3 से 4 लाइनों के अंदर। अब ये आपके ऊपर है, ये आपने सोच के बैठ के सोचना है इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बस एक मरतबा बैठा है 1 घंटे के अंदर बैठ के आपने सोच के वो लिख दिया, नहीं। आपको हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन साथ साथ सोचते रहें। वही मैं बता रहा हूँ, जब आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे होंगे तो आप ट्राई करें अपने मोबाइल के अंदर कोई नोट बना लें या फिर अपने रजिस्टर वगैरह कोई रख लें साथ। आपके माइंड में जो चीज़ें आती हैं उनको लिखते जाएं साथ साथ, चाहे कीवर्ड्स लिखें चाहे पूरी की पूरी लाइनें लिखें, लिखते जाएं साथ साथ, ताकि आप जब एक मरतबा लिखने के लिए बैठें तो आपको पता हो कि यार ये चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने सोचा हुआ था और ये चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखनी है। सही है, तो इसलिए टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ें डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थीसिस स्टेटमेंट और बाकी के सारा कंटेंट आपने साथ साथ अपने माइंड के अंदर उसको डेवलप करना है। ठीक है, और साथ में लिखते भी रहना है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो मेरा पैटर्न हुआ करता था वो ये था कि पहला पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट जो कि 3 से 4 लाइनों का, सेकंड पैराग्राफ होता था मेरे इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन से मुराद ये नहीं है कि मेरा नाम ये है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और क्या उसे कहते हैं मैंने स्कूल में वहाँ पढ़ा था, कॉलेज मैंने वहाँ पढ़ा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में वहाँ गया, नहीं, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से मुराद यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि जो वो नहीं जानते अपने उनको वो चीज़ें बतानी है। ठीक है, आपका नाम उनको ऑलरेडी पता है, आपने अपनी अप्लाई जब किया आपने अपनी एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज़ जो आप लिखते हो वो आपका अपना नाम होता है। सही है, आपका इंस्टीट्यूट उन्हें ऑलरेडी पता है। लेकिन हाँ, अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम उन्हें पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपका इंस्टीट्यूट कितना हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जिस तरह की चीज़ के अंदर इंट्रोडक्शन करवाते हो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन विद अचीवमेंट्स, मैं सेकंड पैराग्राफ को जो इस तरीके से क्या उसे कहते हैं पैटर्न में अपने रखता होता हूँ वो ये होता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन एक तो करवाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी एक और चीज़ भी मैं बतानी भूल गया, वो ये है कि हमारे लोग अक्सर करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं कि यार मैं बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, हमारे तो वहाँ पे पता नहीं बिजली भी नहीं हुआ करती थी, ये भी नहीं हुआ करता था, तो मैंने बड़ी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सही है, मतलब ये नहीं है कि ये ना लिखें, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहता ना लिखें, लेकिन इतना नेगेटिव भी ना लिखें भाई। ठीक है, लिखना है, बताएं उनको कि हाँ मैंने स्ट्रगल की है, उनको शो करें कि हाँ मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे घर बैठे की डिग्री दे दी उन्होंने। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक नेगेटिव साइड की तरफ चले जाएं। सही है, तो अपनी जो स्ट्रगल है उसको भी बताएं, अपनी उसके अलावा आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करें। अच्छा, अब अचीवमेंट्स के अंदर मकसद ये नहीं है कि आप अपने स्कूल से शुरू हो जाएं कि हाँ जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने बड़ी मेहनत की और मैं अपने पूरे एरिया के अंदर अव्वल आया, उसके बाद मैं FSC में गया, मुझे पंजाब कॉलेज में या इस कॉलेज के अंदर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, ये वो नहीं, वो चीज़ नहीं। आपकी अचीवमेंट्स से मुराद आपकी इमीडिएट अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, यानी जो कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए किया, क्योंकि उनको गर्ज आपके इमीडिएट से है कि आप अभी पीछे क्या करके आ रहे हैं। सही है, तो आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है। हाँ, अगर किसी की बोर्ड के अंदर पोजीशन है लेट्स से, या कोई वाकई बहुत अच्छी अचीवमेंट है उनकी स्कूल में से या फिर क्या उसे कहते हैं हाई स्कूल में, तो उसको मेंशन करें। मैं ये नहीं कहता उसको मेंशन नहीं करें, उसको लाजमी तौर पे उसको भी मेंशन करें वहाँ पे। सही है, लेकिन सिंपल छोटी मोटी अचीवमेंट्स के बारे में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक पूरी लाइफ स्टोरी लिखनी नहीं शुरू कर देनी इंट्रोडक्शन में आपने कि हाँ मैंने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से ये ऐसे 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 करते मैं यहाँ तक पहुँचा और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके मैंने ये किया। ठीक है, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपने बेसिकली उनको वो चीज़ बतानी है जो कि आपकी एप्लीकेशन के रेलिवेंट है। ये चीज़ मैं वैसे बाद में भी बात करने से आ रहा था, लेकिन चलें लिखने से पहले ये अपने चीज़ माइंड में रख लें कि आपने पूरी स्टेटमेंट के अंदर उनको वो चीज़ें बतानी हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन के रेलिवेंट हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। सही है, उनको वो चीज़ें नहीं बतानी जो वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, आई मीन बोरिंग हो जाएंगी उनके लिए और वो बस थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ के अच्छा साइड पे करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट को उठा लेंगे। सही है, तो इसलिए उनको वो चीज़ें बताएं जो कि उनको चाहिए।
या फिर जो आपको एक बाकियों से अलग स्टूडेंट बना के प्रेजेंट कर सकती हैं। अच्छा, सेकंड आपका पैराग्राफ हो गया आपके अपने इंट्रोडक्शन के बारे में और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ। अच्छा, मैं ये थर्ड पॉइंट कह देता हूँ, पैराग्राफ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से फिर पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। पैराग्राफ्स आपने ट्राई करना है कि अगर आप 1000 वर्ड की पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो पैराग्राफ उसके चार तक पैराग्राफ बना लें, ठीक है। तो लेकिन ये भी है कि पैराग्राफ जो भी आप लिख रहे हैं फिर उसके अंदर मटेरियल जो होगा वो राइटिंग की कुछ चीज़ें वगैरह होती हैं। राइटिंग के बारे में जनरल आप जाके गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको काफ़ी चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी, तो उन चीज़ों को देखिएगा कि राइटिंग के अंदर अब ये नहीं है कि अच्छा एक ही पैराग्राफ के अंदर आप 4-5 चीज़ें डाल रहे हैं और उसी चीज़ को तोड़ के आप दूसरा पैराग्राफ बना रहे हैं। तो एक पैराग्राफ जो आप लिखेंगे उसके अंदर ट्राई करेंगे जो कि मेन चीज़ें एक टाइप की डिस्कस हो रही हैं वो एक टाइप की हो, फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर अलग टाइप की चीज़ें डिस्कस हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, नॉट थर्ड पैराग्राफ। उसके अंदर ये है कि हाउ डिड योर इंटरेस्ट, अच्छा बेसिकली जिस फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर आपने बताना है कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड के अंदर किस तरीके से डेवलप हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट दोबारा से मैं बता दूँ, वो ये है कि आपने जो भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है वो आपने स्पेसिफिकली जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए लिखनी है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है और मैं हर प्रोग्राम के अंदर चला दूं, ठीक है। वो इस तरीके से करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम के अंदर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने वाकई सेलेक्ट होना है तो जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो उसके अंदर अब आ जाती है बात कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर किस तरीके से डेवलप हुआ। यानी अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैंने अगर मैकेनिकल की है, मैंने नेक्स्ट भी मैकेनिकल ही करनी थी तो मैं अपने स्कूल वाले टाइम पे शुरू हो जाऊँ कि हाँ मेरा स्कूल के अंदर इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था इसलिए मैंने मैकेनिकल को ऑप्ट किया, ठीक है। थोड़ी सी उसके अंदर बात कर दें 1-1.5 लाइन के अंदर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जाना। आपने बताना है जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप हुआ। अब डेफिनेट सी बात है, अगर मैं मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो मास्टर्स तो वो स्पेशलाइज्ड ही होगा, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर हो सकता है थर्मो के अंदर आ जाए, हो सकता है फ्लूइड्स के अंदर आ जाए, या हो सकता है पावर प्लांट्स के अंदर आ जाए, किसी इस तरह की चीज़ के अंदर आ जाए, सही है। तो मुझे उसके लिए अलग से स्पेसिफिकली अपनी इंटरेस्ट बतानी होगी कि हाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर रहा था लेकिन ड्यूरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप हुआ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, वो ये है कि चीज़ों को कुछ आप लोगों को ना बनाना पड़ेगा खुद से अपने पास से भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलें, लेकिन ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीखें। उसमें ये चीज़ है कि लेट्स से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरा फाइनल ईयर तक चीज़ों में सभी में इंटरेस्ट था लेकिन मैंने कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं चूज़ की हुई थी, सही है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करने लगा तो मैंने सोचा कि हाँ ये वाली फील्ड अच्छी है तो इसमें अप्लाई किया, इस तरीके से नहीं। आपने वहाँ पे एक स्टोरी बिल्ड करनी है कि किस तरीके से आपने अपने बैचलर के दौरान ही आपको इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और फिर आपने इस इंटरेस्ट को लेते हुए किस तरीके से आगे चले और क्या रीज़न थी जिस वजह से आपका इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वो इंटरेस्ट जो हो सकती है वो आपके ऊपर हो सकता है कि किस तरीके से डेवलप हुई। वो हो सकता है आपकी एक्चुअल सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है वो आपकी उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन के अंदर इंटरेस्ट हो, या हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हो जिसके अंदर वो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से आपके उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सकती है। तो थोड़ी सी बात करें उसके बारे में कि बेसिकली आप इस सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से आपकी इंटरेस्ट डेवलप हुई, ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है कि आपकी इंटरेस्ट तो डेवलप हो गई, सही है। अब आपने उस इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए क्या किया, मतलब सिंपल ये नहीं कह देना कि हाँ मेरी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुई इसलिए मैं इस मास्टर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। वो बेसिकली आपकी डेडिकेशन देखना चाह रहे हैं कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, सही है। अब मैंने लेट्स से मैं बात करता हूँ, किस फील्ड की बात करूँ, चलें पावर प्लांट्स की ही बात कर लेता हूँ, सही है। मेरी इंटरेस्ट डेवलप हुई पावर प्लांट्स के अंदर, अब तो नहीं थी, अलग बात है, सही है। तो मैंने उनको नहीं थी, यानी लेट से मेरी भी नहीं थी आपकी भी नहीं थी इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको शो करना है कि हाँ मेरी पावर प्लांट्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो चुकी थी जब मैं अपने सेकंड ईयर में आया था, तो फिर इसलिए मैंने आगे क्या किया, ठीक है। तो फिर वहाँ से एक कहानी डेवलप करना शुरू करनी है आपने कि मैंने फिर इसको इंटरेस्ट को मज़ीद आगे परस्यू करने के लिए क्या किया। तो उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड जो कोर्सेज़ वगैरह थे वो उठाए और उनके ऊपर मैंने ज़्यादा मेहनत की। मैंने देखा अच्छा कौन कौन से कोर्सेज़ जो होंगे मुझे इस चीज़ के अंदर ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं,
मैंने उन कोर्सेज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, मैंने उसके रेलिवेंट कोई लैब ज्वाइन की, लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, कोई रिसर्च ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, कोई मैंने रिसर्च वर्क किया, कोई मैंने रिसर्च पेपर के ऊपर मैंने काम किया, कोई रिव्यू पेपर के ऊपर मैंने काम किया। मतलब कोई एग्जाम्पल दें उनको, अपनी इंटर्नशिप्स की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसके बारे में कि ये तो हमें पता है ना कि जनाब इंटर्नशिप जब ढूंढने की बारी आती है तो हम सारे लगे होते हैं कि यार कोई सीनियर से रब्ता करें या किसी जगह पे अप्लाई करें, तो जहाँ की जुगाड़ लगता है बस यहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है तो बस चले जाएं इंटर्नशिप करने के लिए। लेकिन नहीं, मैंने जिस तरीके से बताया चीज़ों को मैनिपुलेट करना है आपने, अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करें। लेट्स से अगर आपने इंटर्नशिप भी उसी चीज़ के रेलिवेंट की हुई है तो एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से शो करें कि हाँ मैंने खुद मेरा क्योंकि इस चीज़ में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने खुद इस चीज़ के रेलिवेंट एक इंटर्नशिप ढूंढी और मैंने उसमें अप्लाई किया और मैं उसके लिए सिलेक्ट हुआ और फिर मैंने इंटर्नशिप के अंदर ये काम किए। ठीक है, तो इस तरीके से वही जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीखें। और अगर आप कर रहे हैं अपनी फील्ड को स्विच कर रहे हैं तो फिर भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि जस्टिफाई करना पड़ेंगी आपको कि चलें आपका इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया, वो तो आपने जस्टिफाई कर लिया, लेकिन आपने फिर उसको इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद उस चीज़ को मज़ीद उसके बारे में मज़ीद नॉलेज लेने के लिए या उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए क्या कुछ आपने किया। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से आती है वो होते हैं आपके ऑनलाइन कोर्सेज़। ठीक है, वहाँ पे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ की एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ क्योंकि मेरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी उसके बारे में कोई कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं कर रही थी या फिर मेरा डिपार्टमेंट उसके बारे में कोई ऑफ़र नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उस चीज़ को मज़ीद मतलब नॉलेज का लेने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह किए। ठीक है, तो आप इस तरह की बात वगैरह कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं मतलब वही हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस थिंग, ये तो होगी बात। ओके, हाउ डज दिस ऑल रिलेट टू द प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। अच्छा, ये चीज़ अब देखें यहाँ पे किस तरीके से हमने चीज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लेके आए हैं। ठीक है, बेसिकली आप अप्लाई कर रहे थे एक प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम था पावर प्लांट्स का। अब मेरा पावर प्लांट्स के अंदर चलें इंटरेस्ट तो था और मैं वाकई करना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये नहीं था कि मेरा 3rd ईयर से इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था या फिर मैंने शुरू से ही उसके बारे में क्या से कहते हैं काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि मैं पावर प्लांट्स में अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैंने पीछे से कहानी बनानी शुरू की कि हाँ मेरा वाकई पावर प्लांट्स के अंदर इंटरेस्ट था और मैंने उसके रेलिवेंट ये चीज़ें की। सही है, तो उसके बाद आपने अब इन चीज़ों को रिलेट करना है, हाउ डज दिस प्रोग्राम रिलेट टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, यानी जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करें आप ऑलरेडी उस चीज़ को डेवलप कर चुके हैं, तो फिर आपने उस प्रोग्राम के ऊपर अब आ जाना है कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में। अब तो अगर आपने ये काम किया कि आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है, हर जगह चलाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे तो जाके वो काम वो ठुस हो जाएगा आपका। सही है, इसलिए आपको अलग पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हर प्रोग्राम के लिए, जिस मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपने उस प्रोग्राम के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है, जो नेक्स्ट जो चीज़ आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंट बनाएगी वो ये होगी कि आप जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं आपको वाकई उस प्रोग्राम का पता भी है। ये नहीं है कि अच्छा आपने बस फेसबुक के ऊपर देखा स्क्रॉल करते हुए, अच्छा मुझे ये स्कॉलरशिप वगैरह नज़र आया था, ये वाला प्रोग्राम नज़र आया तो मैं इसके अंदर बस अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं। सही है, या फिर क्या उसे कहते हैं, मेरे दोस्त ने बताया कि यार मैं तो फलां प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, आज हम भी अप्लाई करते हैं, तो आप भी जनाब बैठे आपने भी उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर दिया। नहीं, आपने बेसिकली लेट्स से अगर इस तरीके से भी है किसी ने बताया और आप उस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आपने बेसिकली उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाना है, उस प्रोग्राम के बारे में सारी की सारी डिटेल इकट्ठी करनी है, देखें उस प्रोग्राम को किस किस्म के स्टूडेंट चाहिए, वो प्रोग्राम ऑफर क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, ये ना हो लेट से हो सकता है पावर प्लांट्स ही हो, वो पावर प्लांट्स के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा हो, लेकिन पावर प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है डिवीजन 3 से 4 किस्म की डिवीजन हो। आप कोई इस तरह की बात लिख रहे हैं, लेट से डिवीजन ए के बारे में लिख रहे हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और मैंने ये वाला काम करना है, लेकिन वो ऑफर ही नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं बी, सी और डी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की बोंगी नहीं मारनी। बोंगी मारने से बेहतर ये है कि आप बेसिकली एक मरतबा प्रॉपरली उनकी उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, देखें वो प्रोग्राम क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफ़र कर रहा है, फिर उनको रेफ़र करें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कि आपकी इंटरेस्ट इस प्रोग्राम के साथ किस तरीके से अलाइन कर रही है। यानी मैंने शुरू में बताया कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था, मैंने ये किया, ये ऑनलाइन कोर्सेज किया, अब उसको लेके जाएं कि आपका प्रोग्राम ये चीज़ ऑलरेडी ऑफ़र कर रहा है। आपने ये नहीं शो करना कि मैं क्या उसे कहते हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम मेरी इंटरेस्ट से आपका प्रोग्राम मेरी इंटरेस्ट से मैच करा इसलिए मैं बस अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, आपने उनको इस तरीके से बताना है कि ये परफेक्ट किस्म की चीज़ है जो कि मुझे हेल्प आउट कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, मेरी गोल को अचीव करने के अंदर, और मैंने आपके प्रोग्राम के बारे में सारी सर्च भी की हुई है कि मुझे क्या क्या पता है और आपका प्रोग्राम क्या ऑफर कर रहा है, विद एग्जाम्पल्स बात करें। ठीक है,
प्रॉपर रेफरेंस के साथ बात करें। वो हवा में वो वैसे ही उड़ता हुआ तीर नहीं छोड़ देना। तो अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रोग्राम किस तरीके से रिलेट करता है आपके साथ, उसके बारे में बात होगी। यानी आप कोर्सेज़ को रेफ़र कर सकते हैं, प्रोग्राम की कोई अच्छी चीज़ है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाउ कैन दिस प्रोग्राम हेल्प यू टू अचीव योर गोल। वही बात दोबारा से, आपने कुछ गोल्स, करियर प्लान सेट किए होंगे जिनके बारे में मैंने पहले बताया। बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर बात हो रही थी कि यानी आपके बारे में आपको आपके फ्यूचर गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपने फ्यूचर में करना क्या है, इवन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं। सही है, तो आपने उन गोल्स को रेफ़र करना है वहाँ पे कि मेरे ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ये गोल्स हैं, इनको मैं किस तरीके से अचीव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके माइंड में एक अपना ऑलरेडी आपके पास एक रूट मैप कहते हैं, क्या कहते हैं वो है। फिर आपने उसको रिलेट करना है दोबारा से इस प्रोग्राम के साथ कि ये प्रोग्राम मुझे इस तरीके से हेल्प करेगा इन गोल्स, इन पॉइंट्स, इन चीज़ों को अचीव करने के अंदर। सही है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी इंटरेस्ट वगैरह को उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हाट कैन यू ऑफर देम। बेसिकली आपने पहले उनसे तो उन्हें तो आपने ये चीज़ वाली बता दी कि हाँ आपके प्रोग्राम के अंदर ये यूनिक चीज़ें हैं जो कि मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर भी चीज़ें देख ली, आपने उनके कोर्सेज़ वगैरह भी देख लिया, आप उनके कोर्सेज़ को रेफ़र कर सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बतानी भूल गया, अगर तो ये रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम है, कोई इस तरह का प्रोग्राम है जिसके अंदर रिसर्च वर्क भी हो रहा है, तो आप उसके अंदर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उनकी लैब्स वगैरह के अंदर लाजमी तौर पे जाएं। मतलब फिजिकली नहीं, यहाँ से चल के नहीं पहुँच जाना, मतलब वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके आपको उनकी लैब्स वगैरह सारी की सारी मिल जाएंगी कि कौन कौन सी लैब्स इस प्रोग्राम के रिलेटेड हैं या उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही हैं, उनके अंदर कौन कौन सा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो वो चीज़ लाजमी तौर पे देखें, उसको आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर रेफर कर सकते हैं। खास तौर पे इस तरह के प्रोग्राम जिनके अंदर आपको आरएशिप मिल सकती होती है मास्टर्स के लिए, उसके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे समटाइम तो कुछ प्रोग्राम तो होते हैं वो रिकमेंड ये करते हैं कि आप अप्लाई ही उस वक्त कर सकते हैं जब तक आप किसी प्रोफेसर के साथ ऑलरेडी इन टच ना हो। सही है, तो इसलिए आपने लैब्स वगैरह प्रॉपर देख लेनी है उनकी कि क्या क्या रिसर्च वर्क चल रहा है जिस चीज़ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से प्रोफेसर उसके ऊपर काम कर रहे हैं या फिर कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई आपके डिपार्टमेंट के फलां प्रोफेसर ने या फिर उस लैब के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, और जिसके अंदर मैं मज़ीद कुछ करना चाह रहा हूँ, और ये वाला काम जो है किसी और जगह पर नहीं हो रहा। ठीक है, यानी आपने उनको बताना है कि यार आपकी यूनिवर्सिटी वाकई अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं भी अप्लाई कर रहा कि अच्छा यार मुझे सिलेक्ट कर लो अल्लाह के वास्ते। यानी आपने बेसिकली कुछ की पॉइंट्स बताने हैं उनको। ठीक है, तो उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप प्रोफेसर को रेफ़र कर सकते हो कि हाँ मुझे उस फलां प्रोफेसर का काम पसंद है या फिर मुझे उस लैब का काम पसंद है, उसके अंदर ये चीज़ ऑफर हो रही है जो कि मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ आ गई। अब उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट कैन यू ऑफर देम। ओके, ये चीज़ तो होगी कि यूनिवर्सिटी आपको क्या ऑफर कर रही है, आपके इंटरेस्ट वगैरह होगी, लेकिन फिर भी अभी भी जाके ना वो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे वो फिर भी रह जाता है कि बेसिकली आपको ही क्यों सिलेक्ट करें। आल्दो आपकी इंटरेस्ट तो बहुत अच्छी है, आपको प्रोग्राम के बारे में भी पता है, यहाँ पे जाके आपने वो जिस तरीके से कहते हैं ना अपने आप को सेल करना होता है। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी कुछ पॉजिटिव जो आपके पास आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ्स वगैरह हैं, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं कि क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक से कोई रिसर्च वाला प्रोग्राम है तो मैंने ऑलरेडी एक लैब के अंदर काम किया हुआ है, मेरा इतना लैब का रिसर्च एक्सपीरियंस है, मैंने इस पेपर के ऊपर काम किया हुआ है, इस तरह की चीज़ों के अंदर काम किया, तो आप उसको वहाँ पे रेफ़र करें कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं जिनकी वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, या इसमें प्रोग्राम के अंदर मैं बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत एक यूनिक स्टूडेंट हूँगा आप लोगों के पास। मतलब आपने बातों में ये नहीं कहना कि हाँ मैं बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत बहुत अच्छा हूँगा, लेकिन आपने अपने बारे में बात करनी है, उसमें यही बताना है कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं या मेरी ये अचीवमेंट्स हैं या ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम के अंदर मैं वाकई एक्सेल कर सकता हूँ, इस प्रोग्राम की बेस के ऊपर मैं काफ़ी आगे जा सकता हूँ। ठीक है, तो आपने वो चीज़ हो गई। और एंड वाला फिर सबसे एंड पे आती है आपका एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, वो होगा कंक्लूजन के बारे में। आपने जितना कुछ ऊपर लिखा हुआ है उसको एक कंक्लूजन बनाएं और उसको भी तकरीबन 2 से 3 लाइनों के अंदर आप वहाँ पे लिख दें। ओके, यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट हैं, मैं ये सारे पॉइंट एक मरतबा दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले 1 से 2 पॉइंट हैं
लेंथ के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात कर दी कि अगर तो प्रोग्राम कुछ होते हैं उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाई की होती है कि आपकी 1 पेज होनी चाहिए या 1.5 पेजेस की होनी चाहिए, उन्होंने मैक्सिमम वर्ड्स के अंदर ही डिफाइन की होती है, लिमिट 1000 वर्ड्स, 500 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स, ठीक है। लेकिन यूजली स्टैंडर्ड जो है वो 1000 वर्ड या फिर 1 पेज का है, ठीक है। तो ट्राई करें कि अगर उन्होंने लिमिट डिफाइन की है तो फिर तो लाजमी है कि उस लिमिट के अंदर ही रहते हुए आपने लिखनी है। अगर लिमिट नहीं डिफाइन की फिर भी आपने ट्राई करना है कि विद इन 1000 वर्ड्स आप वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट या फिर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उसके अंदर अंदर आप करके लिखें। उसके बाद आ जाती है क्लैरिटी। एम्बिग्यूस किस्म की स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं आपने लिखनी। मैंने जितने भी ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं इनके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उस प्रोग्राम के बारे में सारे का सारा पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जनरल स्टेटमेंट्स या जेनेरिक किस्म के कमेंट्स ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। और कंसाइज होनी चाहिए। बेसिकली यानी आप पर्सनल स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं उसका जो मकसद है सिर्फ वो मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए, ना कि आप उनको अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू कर दें या दूसरी चीज़ों के बारे में आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं सुनना चाह रहे। अब आ जाते हैं दोबारा से स्ट्रक्चर के बारे में कि मैं एक मतलब सिर्फ पॉइंट सब रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले होगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट, 3 से 4 लाइनों के अंदर आपने उनको प्रॉपर बताना है कि यानी आपकी इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, और सिर्फ 3 से 4 लाइनों के अंदर एक किस्म का लुबेलुबाव आपने सिर्फ बंदे की एक किस्म का अटेंशन हासिल करने के लिए जो पढ़ रहा है आपकी स्टेटमेंट को, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन विद अचीवमेंट्स। उसके अंदर आपने अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया है। अगर आपने अभी दोबारा वीडियो नहीं देखी तो जब ये वीडियो सेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा मैं इसी पेज के ऊपर, तो आप ये वीडियो स्टार्ट से देख सकते हैं। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन और अचीवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। उसके बाद आ जाता है कि आपका जिस फील्ड के अंदर या जिस मास्टर प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप हुआ। इंटरेस्ट डेवलप हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आपने उस इंटरेस्ट को आगे किस तरीके से लेके चले, आपने उस इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए क्या कुछ किया। कोई इंटर्नशिप्स वगैरह की, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर उठाए, कोई रिसर्च वर्क किया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। यानी आपने अपने बेसिकली अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया। फिर आ जाते हैं कि आपका ये जो इंटरेस्ट है या आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से मैच कर रही हैं इस प्रोग्राम के साथ जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने दोबारा से वही बात की कि इसके अंदर आपने फिर प्रोग्राम के कुछ यूनिक पॉइंट्स वगैरह डालने हैं कि प्रोग्राम आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। उसके लिए आपको प्रोग्राम के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके मिल जाएगी, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाएगी इस प्रोग्राम के बारे में। ओके, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये प्रोग्राम आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली ये बात भी होगी कि अच्छा बेसिकली प्रोग्राम आपको क्या ऑफ़र कर रहा है। दूसरी बात ये होगी कि आप प्रोग्राम को क्या ऑफ़र करेंगे, जिसमें मैंने वही बताया कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी यूनिक क्वालिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। और एंड पे कंक्लूजन होगी। उसके बाद आ जाता है कुछ चीज़ें आ जाती हैं थिंग्स टू अवॉइड। आल्दो मैंने सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हुई हैं, यानी टॉकिंग अबाउट योर लाइफ स्टोरीज़, नहीं इस तरह की चीज़ें नहीं बतानी उनको कि हाँ भाई मैं पता नहीं कहाँ से गरीब घराने से हूँ और पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला कभी, लेकिन मैं खैर छोड़ें इस बात को। उसके बाद आती है दूसरी चीज़ आती है थिंग्स विच आर इररेलेवेंट। देखें आपके पास 1000 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स एक बंदे ने अगर प्रॉपर चीज़ लिखनी हो तो उसके लिए हैं भी बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ट्राई करें कि जो चीज़ रेलिवेंट है, जो चीज़ उन्होंने देखना चाह रहे हैं या जो चीज़ आपकी स्टेटमेंट के बारे में रेलिवेंट बन रही है सिर्फ वो चीज़ डालें। एरी गरी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वो डालें। किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया और दूसरी चीज़ को आपने कम कर दिया, यानी आप अपने इंट्रोडक्शन और आपकी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिख दिया, लेकिन आपने ये चीज़ लिखी ही नहीं कि यार ये प्रोग्राम क्या मुझे ऑफर कर रहा है या मेरी इंटरेस्ट क्यों इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। या फिर आपने अपना इंट्रो जो है वो बस 1-1.5 लाइन के अंदर करा के आगे बस आप निकल आए हैं। तो चीज़ों को बैलेंस में रखना है, सही है। उसके बाद वोकेबलरी के बारे में बात करते हैं कि इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिनका वाकई आपको नहीं पता और आपने सिर्फ इंटरनेट से देख के फैंसी वर्ड्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा जिनका आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद जेनेरिक स्टेटमेंट्स, जिस तरीके से मैंने अभी पीछे बात की है कि जनरल स्टेटमेंट्स वगैरह, जनरल बातें वगैरह इस तरीके से नहीं करनी, हवाई बातें नहीं करनी। वहाँ पे जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो कि बन रही हैं, सिर्फ वो करनी है। ओके, ट्राइंग टू मेक टू मैनी पॉइंट्स। एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमारे स्टूडेंट अक्सर ये कर रहे होते हैं कि वो
कह रहे होते हैं कि यार वर्ड हमारे पास कम है, मैंने तो ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने सोसाइटी के अंदर भी काम किया हुआ है, मैंने उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं अपने इलाके की सोसाइटी में रहा हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं, सिर्फ सोसाइटीज़ नहीं और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि लोग बीच में डालना शुरू कर देते हैं, फिर वो डालते जा रहे होते हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं करना। 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लें, यानी 3 से 4 पॉइंट्स आप बीच में इंक्लूड कर लें, लेकिन मेन फोकस आपका वही जो मकसद है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं करना कि अब सारे के सारे पॉइंट्स आप बीच में ऐड करते जा रहे हैं, ये काम नहीं करना आपने। नॉट आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड, अच्छा सॉरी, इस बारे में मैं बात करना भूल गया। वो ये है कि सम टाइम तो होता है कि उन्होंने सिंपल लिखा होता है कि हाँ अपनी लेटर ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करें, लेकिन सम टाइम उन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन के साथ ना कुछ कीवर्ड्स बताए हुए होते हैं या कुछ चीज़ें बताई होती हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में बात करें। सही है, तो ट्राई करें कि जो उन्होंने पूछा हुआ है ख़ास तौर पे वो तो आंसर लाजमी तौर पे हो, बाकी कुछ चीज़ें जो आपने बतानी है वो तो बतानी ही बतानी है, लेकिन जो उन्होंने पूछा है वो लाजमी तौर पे आपने बताना है। उन्होंने लाजमी वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए होंगे तो उनको आपने आंसर करना है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। ओके, एक और चीज़ हो गई है जो कि हमारे स्टूडेंट अक्सर वही कर रहे होते हैं कि कल डेडलाइन है, आज बैठ के लिख रहे होंगे, ठीक है, या फिर रात 12 बजे डेडलाइन और 6 बजे स्टार्ट करने के लिखना, ये चीज़ भी नहीं करनी। तो ये था हमारा सारा कुछ राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइटिंग ईमेल टू प्रोफेसर। तो इसी दौरान अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हों इसके बारे में, राइटिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन या इसके अंदर कोई चीज़ की समझ नहीं है तो वो लिखते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको आंसर साथ साथ करता रहूँगा। नेक्स्ट आ जाती है चीज़ अब राइटिंग ईमेल टू प्रोफेसर, बहुत ही शॉर्ट होगी, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद पहले नंबर पे सुन लेंगे, ईमेल प्रोफेसर्स को क्यों लिखी जाती है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे कोरिया हो गया, चाइना हो गया और इवन ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूएसए हो गया और कनाडा हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके से होता है कि बेसिकली फंडिंग जो होती है मोस्टली प्रोफेसर्स के हाथ में होती है, ठीक है। यानी प्रोफेसर ने डिसाइड करना होता है कि उसने कौन सा स्टूडेंट लेना है, ठीक है, अपनी लैब के अंदर किस स्टूडेंट को रखना है, आर ए शिप्स वगैरह, टी ए शिप्स वगैरह उनके पास होती हैं, सही है। तो आपको बेसिकली पहले प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ता है, और बल्कि इवन कुछ प्रोग्राम्स तो इस तरह के होते हैं, जिस तरीके से कनाडा के अंदर हैं कुछ प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, वो कहते हैं कि आप तो प्रोग्राम के अंदर अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक आप प्रोफेसर के साथ इन कांटेक्ट नहीं है, या फिर प्रोफेसर ने आपको ऑलरेडी अप्रूवल नहीं दे दी कि हाँ मैं तुम्हें सुपरवाइज करूँगा, सही है। तो इसलिए इस केस के अंदर आपको प्रोफेसर को ईमेल लिखनी पड़ती है ये जानने के लिए कि हाँ मैं आपकी रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैंने पॉइंट्स वगैरह तो नहीं लिखे, मैं ज़ुबानी वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे तो गलती जो हमारे लोग करते हैं वो बिल्कुल वही पर्सनल स्टेटमेंट वाली ना, वो ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल लिखते हैं, ठीक है, जनरल ईमेल कि हाँ मैं इस तरीके से ये हूँ और मैंने इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, और वो ही ईमेल उठा के तकरीबन कोई 15 से 20 प्रोफेसर्स को सेंड कर रहे होते हैं। और कुछ शहजादे तो इस तरीके से इस तरह के होते हैं कि वो जो 2 होता है उसके अंदर ही सारे के सारे प्रोफेसर का ईमेल डाल देते हैं, और सारे एक प्रोफेसर जो ईमेल खोलता है उसको पता चलता है कि यार ये वाली ईमेल जो 10-12 और प्रोफेसर्स को भी गई हुई है, या 2 नहीं तो सीसी में डाल देंगे तो वो सभी को पता चल जाता है। इवन अगर आप बीसीसी में भी डाल दें जिसमें दूसरों को नहीं पता चलता, तो फिर भी प्रोफेसर्स का इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो ईमेल देखते साथ ही वो पता चल जाता है उन्हें कि हाँ यार ये जनरल ईमेल लिखी गई है, स्पेसिफिक मेरे लिए लिखी गई है, सही है। तो ईमेल का पैटर्न मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। मकसद इस बात को करने का ये था कि आपने जो भी ईमेल जिस भी प्रोफेसर को करनी है तो स्पेसिफिकली आपने उस प्रोफेसर के लिए वो ईमेल लिखनी है। पैटर्न उसका जो होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो आपने अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा मतलब बस अपना नाम बताएं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो बताएं किस यूनिवर्सिटी से किस फील्ड के अंदर ग्रेजुएट हुए हैं। अगर आपकी जीपीए अच्छी थी तो अपनी जीपीए को साथ में मेंशन करें, और विद इन यानी 1 to 2 लाइंस आपने ये चीज़ ख़त्म कर देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, ठीक है। इंटरेस्ट के अंदर फिर दोबारा से वही बात कि प्रोफेसर जिस चीज़ के अंदर काम कर रहा है डेफिनेटली आप उसी के अंदर इंटरेस्ट शो करेंगे। ये नहीं है कि प्रोफेसर मशीन डिज़ाइन का है और आप प्रोफेसर को क्या उसे कहते हैं ईमेल लिख रहे हैं कि हाँ मैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये चीज़ नहीं करनी। प्रोफेसर खुद जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है डेफिनेटली आप भी प्रोफेसर को उसी के बारे में काम करने के लिए ईमेल लिखेंगे। तो अपनी इंटरेस्ट वगैरह उसके बारे में बताएं, बिल्कुल प्रिसाइज होके। आपके पास ईमेल जो होगी उसके अंदर बहुत वर्ड्स नहीं होते, आपको ईमेल को चंद एक लाइन के अंदर ख़त्म करना होता है, क्योंकि अगर बहुत लंबी ईमेल होगी प्रोफेसर देखते सारी बंद कर देगा कि यार इतनी लंबी ईमेल। प्रोफेसर बिजी बहुत होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी इतनी लंबी ईमेल्स वगैरह पढ़ें। इसलिए ईमेल को ट्राई करें जितना कम हो सकता है उतनी कम लिख के
उतने कम मतलब लाइंस के अंदर या वर्ड्स के अंदर आपने वो सारी की सारी चीज़ें कन्वे करनी होती हैं, इसलिए आपके पास चीज़ें कम होती हैं। तो फिर उसके बाद अगर आपने अपनी इंटरेस्ट बता दी कि हाँ मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने उस इंटरेस्ट के अंदर क्या चीज़ किया। लेट्स से अगर आपने कोई रिसर्च वर्क लिखा है उसको मेंशन कर सकते हैं, किसी रिसर्च ग्रुप के साथ आपने काम किया उसको मेंशन कर सकते हैं, किसी लैब के अंदर आपने काम किया उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ तो फिर आप जनरली बता सकते हैं कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं। सही है। और इवन अगर आपने उसके बारे में कोई इंटर्नशिप भी की हुई, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप वो भी बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आना है आपने प्रोफेसर के बारे में कि मैं प्रोफेसर को आपने बताना है कि मैंने आपकी लैब वगैरह की वेबसाइट देखी है या मैंने आपका रिसर्च वर्क देखा है कि आप भी इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो। सही है। तो उसको आपने वहाँ पे रेफ़र करना है। कुछ केसेस में तो ये भी कहते हैं कि आप प्रोफेसर का कोई रिसर्च पेपर वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं कि हाँ मैंने आपका ये वाला रिसर्च पेपर जो है वो देखा था जिसके अंदर आपने इस चीज़ के ऊपर ये बात की हुई थी। सिंपल रिसर्च पेपर का नाम नहीं लिखना, कि नहीं आपने बताना भी है कि मैंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा था तो आपने इस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ था जिसके अंदर मैं वाकई इंटरेस्टेड हूँ। सही है। आपने प्रोफेसर को आपने अपनी इंटरेस्ट भी बता दी, अपना इंट्रो भी करवा दिया, प्रोफेसर को भी बता दिया कि हाँ आपने इस चीज़ के अंदर काम किया हुआ था तो मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपने इसको वहाँ पे बताना है कि हाँ मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड और मैं मज़ीद इस चीज़ के अंदर आगे पढ़ना चाहूँगा या मज़ीद इस चीज़ को परस्यू करना चाहूँगा। ठीक है। तो एंड पे जाके यानी आपने सिंपल ये कहना है कि किस तरीके से कह सकते हैं, यानी आपने बेसिकली प्रोफेसर से एक रिप्लाई लेना है। उसमें आपने ये नहीं लिखना कि मैं आरएशिप पोजीशन ढूंढ रहा हूँ या फिर मैं फंडिंग ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से नहीं, सिंपल बस ये आपने कहना है कि बेसिकली फिलहाल आप करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, यानी आप एक किस्म की क्या उसे कह सकते हैं लिंक डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। आपने इस हिसाब से वो ईमेल लिखनी है। वैसे ही प्रोफेसर को लिखना है कि इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, या फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ एडमिशन के लिए, सो आई जस्ट वांटेड टू नो इफ़ आई कैन वर्क अंडर योर सुपरविजन। इस तरीके से ना कोई बात लिख के तो बस उसको क्लोजिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे ईमेल लिखने के स्टार्ट के अंदर जहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली कल्चरल डिफरेंस होता है। ये जो वेस्ट का कल्चर है और जो ईस्ट का कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। यानी लेट्स से ईस्ट के कल्चर की अगर बात कर लें तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जापानीज़ जो कल्चर है उसके अंदर जो आपको प्रोफेसर हो गए या टीचर्स वगैरह हो गए उनको काफ़ी वर्बली भी आपको काफ़ी ऊपर की इज्जत देनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन जो वेस्ट के प्रोफेसर्स वगैरह हो गए, टीचर्स हो गए, उनको आपको ये नहीं होता कि आप उसको सर लिखें या फिर ये वो इस तरीके से, आप उनको डियर डॉक्टर लेट्स से रिचर्ड, डियर डॉक्टर रिचर्ड, ठीक है, सिंपली, या फिर डियर प्रोफेसर रिचर्ड। ठीक है। इस तरीके से आपने ये नहीं लिखना सर, मैडम, मैम, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डियर आगे डॉक्टर और नाम, या फिर डियर अगर वो डॉक्टर हैं डेफिनेटली डॉक्टर ही होंगे, अगर वो प्रोफेसर हैं तो डियर प्रोफेसर आगे नाम। ठीक है। और बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया चंद एक लाइनों के अंदर सारा कुछ करके आपने डन करना है। सही है। ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज लिखनी है। एक ही ईमेल 10-12 प्रोफेसर्स को नहीं करनी। ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोई बांगी नहीं मारनी है कि यही है सब कुछ। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप अभी बता दें, वरना मुझे भी बहुत से काम करने वाले हैं, मेरे अपने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं भी शुरू करूं। और ये हमारा लास्ट सेशन था और तीनों सेशंस की वीडियोस मौजूद होंगी इस फेसबुक पेज के ऊपर। आप वो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। जब भी दिल करे आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो अभी पोस्ट कर दें तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, मुझे लगता कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर देख लेते हैं। अगर किसी ने टाइप करना है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो लिखते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। ईमेल लिखने के बारे में है अगर कोई क्वेश्चन तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मुबशिर सफदर भाई, यू आर वेरी लेट। सेशन ख़त्म हो गया, मैं तो बंद करने लगा हूँ। आई गेस फिर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो ये वीडियो इस पेज के ऊपर मौजूद होगी। जब भी आपको हेल्प चाहिए हो दोबारा से आप इस वीडियो की तरफ आ सकते हैं, देख सकते हैं। और जब सेशन क्योंकि ख़त्म हो रहे हैं तो दोबारा से मैं शुक्रगुजार हूँ इस पेज के एडमिन्स का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके थ्रू मेरे पास जो नॉलेज वगैरह था वो मैं दूसरों तक कन्वे कर सका। ठीक है।
और इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ दोबारा से स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप का, जिसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली, और उसके जितने भी कंट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, जिनको या तो पहले उस ग्रुप के अंदर थे, स्कॉलरशिप खुद दे रहे थे, बाद में उनको स्कॉलरशिप मिली तो उन्होंने दूसरों को गाइड करना शुरू किया। तो इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करके सारे यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो